हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 धातु और अधातु पिछले 2 चैप्टर्स पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्य धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो सही उत्तर है सभी धातुएं तन्य होती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत डैश होता है। फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु है। धातुएं ऊष्मा और डैश की डैश होती हैं। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। आयरन कॉपर की अपेक्षा डैश अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर डैश गैस बनाती हैं। हमने पढ़ा है वो क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कथन सही है तो सही लिखिए, गलत है तो एफ लिखिए। सामान्यतः अधातु अम्लों में से अभिक्रिया नहीं करती, ये एफ है, फॉल्स। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ट्रू। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, फॉल्स। कोयले को खींचकर तार में प्राप्त की जा सकती है या तारें प्राप्त की जा सकती है, ये भी गलत है। नीचे दी गई सारणी में क्वेश्चन नंबर 5 सूची दी गई है। इनके गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं का अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने उसके भौतिक गुण के आधार पर उसको किया था, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें दिखावट, कठोरता, अधात वर्धनीयता, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। जो हमने पहले डिस्कस किया था वही हम पार्ट से इसको कर सकते हैं। पारे को छोड़कर ये अन्य सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं। अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती। कठोरता के लिए धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती। इसमें भी अपवाद सोडियम पोटेशियम, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तीसरा के आधार पर धातुएं अधातवर्ध्य होती हैं, इन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है और वो भंगुर होती हैं और उनको पीटने पर टूट जाती हैं। उसके बाद आ गया आपका तन्यता। तन्यता इसके अंदर तारों में खींच के किया जा सकता है, अधातुओं को नहीं किया जा सकता, तार नहीं बनाए जा सकते। ऊष्मा चालन, धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। सिर्फ हमने हीरा एक ऐसी चीज पढ़ी थी जो उसमें थी। विद्युत चालन के लिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं सामान्यतः नहीं होती। ग्रेफाइट जो है उसमें एक अपवाद है। निम्नलिखित के लिए कारण बताइए। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम धातु आघातवर्ध्य है और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ एल्युमिनियम संक्षारण विरोधी धातु भी है, इससे पन्नी में रखा खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरा प्रश्न है, निमज्जन छड़े या इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? पानी, जो इमर्शन रॉड होती है पानी को गर्म करने वाली, क्योंकि निर्मित होती हैं क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक हैं और इनमें से विद्युत प्रवाह करने पर ये जल्दी गर्म हो जाती हैं। थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की भी ज़रूरत है क्योंकि वह ऊष्मा जो है ईजिली ट्रांसफ़र कर देती है। ऊष्मा की भी सुचालक है और जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर नहीं कर पाता क्योंकि वह जिंक से कम अभिक्रियाशील है और सिर्फ अधिक अभिक्रियाशील ही कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकते हैं। अगला लास्ट प्रश्न, इस पार्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रादर, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम
दोनों धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। यदि उन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वायु से अभिक्रिया करके जल उठती हैं। मिट्टी का तेल इन धातुओं के ऊपर एक आवरण बना देता है जो उन्हें वायु तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है। अगला प्रश्न, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। मतलब अगर आप अचार बनाते हैं तो उसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है, कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है, एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? नहीं, हम नहीं रख सकते, उत्तर है इसका। एल्युमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रखा जा सकता क्योंकि नींबू के अचार में सिट्रिक अम्ल होता है जिससे कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उनके विषैले पदार्थ बनाती हैं। अतः यदि हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख दें तो उनसे उपस्थित सिट्रिक अम्ल तथा एल्युमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जिन्हें खाने हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम 2 में भी उनके उपयोग लिखे गए हैं, दोनों को आप मैच कीजिए। गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन, कॉपर और मरकरी। अब हम लोगों को देखना है कौन किसके काम आता है। जैसा कि हम गोल्ड हम लोग बनाते हैं, हमारा बनता है आभूषण गोल्ड से, आयरन से, आयरन मतलब लोहा, लोहा से हम लोग बना लेते हैं। देख लीजिए ध्यान से, हमारे पास मशीनें इसमें बनती हैं। एल्युमिनियम को देखिए, एल्युमिनियम से हमारी क्या क्या बन सकता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा खाद्य सामग्री लपेटने के लिए बनती है। आप लोगों ने कॉपर की बात, कार्बन आ गया बीच में। कार्बन जो है वो हमारे को ईंधन के तौर पे, जैसे कोयला वगैरह ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है हमारे पास कॉपर जो बिजली की तारें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मरकरी, मरकरी को तो हम सबका अपना प्रिय है मरकरी, जो कि थर्मामीटर में, जिसे हम पारा भी बोलते हैं, इस्तेमाल होता है। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट पर डाला जाता है? जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट डालते हैं तो क्या होता है? इसका उत्तर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर सल्फेट पर डालने पर कॉपर सल्फेट जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। अभिक्रिया 2H2SO4 प्लस Cu, ये CuSO4 बनेगा, जल बनेगा H2O जमा SO2। अगला है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। लोहे की उत्तर है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके दौरान लोहा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है, तो उसे सल्फेट विलयन में विस्थापित करके आयरन सल्फेट तथा कॉपर उत्पन्न कर देता है जो कि लाल रंग का एक चूर्ण होता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सोलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उसे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। पहली बात, कौन सी गैस बनेगी वो आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो जल से अभिक्रिया करने से वो एक कार्बोनिक एसिड बन जाती है। चलिए देखते हैं वह गैस की प्रकृति कैसी होगी, ज्ञात कीजिए। इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं को शब्द समीकरण लिखिए। सोलोनी परख नली में इकट्ठी की गई गैस में पानी डालकर उसे अपने घोलने का प्रयास करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कोयला जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ये गैस पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अब अम्ल है तो लिटमस पत्र को लाल कर देगा, नीले लिटमस पत्र को, ध्यान रखिए उसका विलयन। तो प्रकृति क्या हुई, हमें पता लग जाता है कि विलयन की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। कार्बन प्लस सी प्लस O2 CO2 बन गया, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो H2O से मिलके H2CO3 बनाता है जो कि एक अम्ल होता है। एक दिन रीता, क्वेश्चन नंबर 11, अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश कर हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वह आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया था। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? हाँ जी, भार में कमी का कारण आभूषणों में सोने की मात्रा कम होने के कारण आया होगा, ये तो पहले से ही हमारे को विदित है। अब क्या सुनार ने उसको चोरी कर लिया? देखते हैं। चलिए, सुनार ने आभूषणों को चमकीला बनाने के लिए उसे
एकारेजिया नामक घोल में डाला होगा, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है। ये घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषणों की ऊपरी परत इस घोल में घुल जाती है और आभूषणों की ऊपरी परत के नीचे की चमकीली परत निकल आती है, जिससे आभूषण नए जैसे लगने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप उनके भार में कमी आ जाती है। ऐसे आभूषणों को सोने की ऊपरी परत के लिए घोल में घुल जाने के कारण होता है। इसी के साथ हमारी सॉल्यूशंस ख़त्म होती हैं। धन्यवाद। अगला चैप्टर हम लोग कल करेंगे।